Hello, my dear NEET aspirants. Welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET, जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री फैकल्टी, और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पार्ट 1। अब ये जो टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है, दिस इज द वीआईपी सेक्शन भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं इससे निकलकर, तो इसको ध्यान से समझेंगे, है ना। 2 पार्ट्स में करेंगे या पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं विद द लेक्चर। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नीट कोर्स मॉड्यूल एक्सप्लेन कर देती हूँ। चलिए, तो सबसे पहली चीज है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस, जो आपको मिलते हैं हर चैप्टर के टॉपिक्स के लिए, जो कि नीट से रिलेटेड या नीट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको मिल जाते हैं लेक्चर वाइज। इसके बाद फिर अगली चीज है डीपीपीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ। अब ये पीडीएफ आप कहाँ एक्सेस कर सकते हो? या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, या फिर आपको कहाँ मिलेगा? ये magnetbrains.com पर डायरेक्टली मिल जाएगा। अब यहाँ से कैसे मिलने वाला है, ये आपको वीडियो के एंड में प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करना नहीं भूलेंगे, स्किप नहीं करेंगे इस चीज को, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेक्चर को खत्म करने के बाद उसके क्वेश्चंस जरूर लगाने चाहिए कि उसके क्वेश्चंस या उस पर्टिकुलर टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीजें हम डीपीपी में देख लेते हैं, और डीपीपी इसलिए भी होती है कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो जाएं। ठीक है, चलो आगे देखो। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं, जैसे जो भी आपके क्वेश्चंस आपको मिले हैं डीपीपी में, इनके सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस आपको मिलते हैं, ताकि आप रेफरेंस ले लें कि चीज़ सही की आपने, अच्छे से सॉल्व करी है, क्या अप्रोच रही है आपकी, या फिर अगर नहीं बना है तो आप वहाँ रेफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इतना आपको मिलता है। इसके बाद फिर चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, एक बार हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद उस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। फिर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस। ये वीडियो सीरीज हर चैप्टर के खत्म होने के बाद होती है। मतलब इससे हम क्या देख सकते हैं कि अभी हमने एक लेवल बाय लेवल प्रिपरेशन कर ली, लेक्चर कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, लेक्चर कर लिया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, ऐसा हमने कर लिया हर टॉपिक के लिए। लेकिन अब किस टॉपिक में से क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, ये हमें PYQ वीडियो एनालिसिस से पता चलता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सीरीज हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पता लगेगा कि जो भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसमें से सबसे ज़्यादा जो टारगेटेड एरिया है वो कौन सा वाला है, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हम बढ़िया प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपकी PYQ वीडियोस में कवर हो जाता है। फिर डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, जिसमें आप हमसे 1-to-1 इंटरेक्ट करके अपने जो भी क्वेरीज हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो पूछ सकते हैं। ओके, फिर वी हैव वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन। मतलब किस तरह का हमारा पेपर आता है, उसमें कितने सेक्शंस होते हैं, कितने कितने मार्क के क्वेश्चंस होते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, ठीक है, और एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है। फिर इस तरह की बातें आप तक पहुंचा दी जाती हैं। इनफैक्ट एक वीडियो भी आया है नीट ओवरव्यू पर, जो आप तक पहुंचा दिया था, सबसे पहला वीडियो वही था, तो आप जा करके उसको रिव्यू कर सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए, फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम से रिलेटेड अगर कोई आपके पास नोटिफिकेशन आता है, ऑफिशियली रिलीज होता है, तो हम वो आप तक पहुंचा देते हैं कि क्या पैटर्न में अगर कोई चेंज है तो वो क्या है, या एग्जाम कब होगा, पोस्टपोन हो गया है तो प्रॉबेबली कब होगा। इस तरह के नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। रिवाइज्ड डेट एग्जाम की कब आएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, करेक्शन विंडो कब ओपन हो गई, ये सारी बातें हम आप तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। फिर आता है चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। जब आपका एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम वन शॉट रिविजन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम टारगेट करेंगे सिर्फ उन चीज़ों को जो कि क्या है, हमारे लिए चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसमें उस चीज़ को थोड़ा सा हम टारगेट करके पढ़ते हैं। चलिए, बाकी फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये आपका नीट कोर्स मॉड्यूल है, राइट। चलिए, और ये तीनों ही सब्जेक्ट्स के लिए इक्वली डिवाइज्ड है।
मतलब आपके लिए डिजाइन किया है नीट कोर्स मॉड्यूल फॉर ऑल योर 3 सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी इन केस ऑफ योर नीट एग्जाम। ठीक है, चलो अच्छा अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें आएगा वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अब हम क्या देखने वाले हैं, हम बहुत सारे इस तरह के टर्म्स पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या होता है पहले समझेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम जो भी टर्म्स हैं हमारे उन तक जाएंगे। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का हम ये समझते हैं कि उसका कितना अमाउंट प्रेजेंट है, what amount of it is present, and concentration हम mainly define करते हैं in terms of solute। किसके टर्म्स में, in terms of solute, मतलब solute का कितना weight present है एक solution में, वो होता है उसका concentration। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो कि ये मैंने टम्बलर लिया है, दैट इज बीकर लिया है, ठीक है, इसमें ये हमारे सॉल्ट पार्टिकल्स हैं और एक और टम्बलर है, इसमें वॉल्यूम दोनों में बराबर है वाटर की। ठीक है, मान लीजिए कि 100 या 1 लीटर वॉल्यूम है वाटर की दोनों ही टम्बलर्स में। इसमें सॉल्ट मैंने डाला है 2 ग्राम, इसमें सॉल्ट मैंने डाला है 20 ग्राम। ठीक है, तो इसमें भाई सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, मतलब ये जो सॉल्यूट स्पीशीज हैं हमारी ये पास पास रहेंगी, है ना। तो कहने का मतलब क्या है भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला सिस्टम और ये वाला सिस्टम, इसमें ज्यादा कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, ये हमारा ए सिस्टम है, ये हमारा बी सिस्टम है, ज्यादा कंसंट्रेटेड कैसे होगा, आप बोलोगे मैम ए या बी, जो भी ज्यादा कंसंट्रेटेड है आपके हिसाब से आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स बताएं। ठीक है, अच्छा मैं बोलती हूँ कि बी भाई ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो मैंने कैसे जज किया कि ज्यादा कंसंट्रेटेड है, बाय द सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, एक सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है दूसरा सॉल्वेंट होता है, और इस तरह के 2 कंपोनेंट सिस्टम को हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन। और थ्रू आउट केमिस्ट्री हम बाइनरी सोल्यूशन ही अभी स्टडी करने वाले हैं नीट लेवल के लिए। ठीक है, चलो तो इन टर्म्स ऑफ सॉल्यूट हमने बोल दिया कि 2 चीजें समझी थी ए और बी, तो इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट हमने बोल दिया कि भाई ये वाला डाइल्यूट है सिस्टम, ये वाला कॉन्सेंट्रेटेड है, ये क्या है डाइल्यूट है इसके कंपैरिजन में, और ये कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, लेकिन ये हमने डिफाइन किस बेसिस पर किया, ये हमने डिफाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर बात है इतनी। चलो अब जब भी हम देखो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन है ना, तो जब भी हम सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन या जब भी हम कॉन्सेंट्रेशन पढ़ते हैं तो इन सोल्यूशन पढ़ते हैं और समझेंगे कि किस तरह से समझते हैं। ठीक है, किस तरह से मेजर करेंगे, इसके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे मास परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ठीक है, फिर आपके कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जैसे मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब हो गए, और फिर आगे पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारे हम कॉन्सेप्ट सभी समझेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलो ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज के साथ। ठीक है, समझ लेते हैं पहले कि ये जो वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं ये क्या, इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। ऑल्दो ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया किसी भी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने से पहले उसका रूट जानना पड़ता है, तो समझ लो। Equivalent weight of acids, bases and salts are commonly determined by the volumetric analysis, that is analysis involving measurement of volumes। जब आप लैब में एक्टिविटी करोगे ना, टाइट्रेशन, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि एसिड बेसिस सॉल्ट्स के इक्विवेलेंट वेट्स कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो लैब एक्टिविटी हो गई। बस इसका जेनेसिस कहाँ से है वो मैं आपको बता रही हूँ। Solution taken in the titration flask is called titrant, and solution which is made to react is the titer. So the process of completely reacting known volume of solution with substance of solution
दैट इज अनदर वन, उसको हम टाइट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस तो टाइट्रेशन ही हमारे किसी काम का नहीं है। और फिर जब एंड पॉइंट आता है तो हम डिटरमाइन करते हैं कि हाँ भाई ये इसकी टाइटर वैल्यू है या जो भी, तो दैट इज नॉट ऑफ आर यूज। यहाँ से ये समझो कि टर्म्स यूज्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हैं अब वो क्या है। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन स्टार्ट होता है एज पर नीट इज कंसर्न, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान देंगे। चलो, सबसे पहला है मास और वेट परसेंटेज, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम लेते हैं, जब भी हमें मास परसेंटेज निकालना है, मास परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वेट, ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, वेट बाय वेट मतलब ऊपर भी वेट नीचे भी वेट। तो मास परसेंटेज निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन into 100, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन into 100, क्लियर है इतना। ये हमारा हो जाता है वेट। अब इसको मास परसेंटेज को वेट बाय वेट परसेंट क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर भी हमने वेट ही लिया है और यहाँ पर भी हमने वेट ही लिया है, तो ये हो जाता है वेट बाय वेट परसेंट, क्लियर। चलो समझते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ दैट कंपोनेंट per 100 grams of the solution, per 100 grams of the solution, percent per 100 grams of the solution। तो 5% अगर वेट बोला है NaCl का, इस अब ये सारी टर्मिनोलॉजीज किस तरह से आगे यूज होंगी, यही चीज हम सीखेंगे। अगर आपसे बोला है 5% वेट ऑफ NaCl सोल्यूशन, आपसे बोला है 5% वेट या 5% बाय मास NaCl सोल्यूशन, तो इसको भाई डिकोड कैसे करोगे, इसको कैसे डिकोड करेंगे, इसको हम इस तरह से डिकोड करेंगे। हमें पता है एक सोल्यूशन में सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो सॉल्यूट कितना है भाई, और सॉल्यूट है क्या NaCl, 5% है मतलब 5 ग्राम्स, 5% मतलब 5% इन परसेंट मतलब होता है पर 100, 5 पर 100, तो 5 क्या, 5 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम हमारा सॉल्यूट है जो कि NaCl है, बाकी जो रिमेनिंग है वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, दैट इज 95 ग्राम्स, ठीक है। तो टोटल 100 ग्राम्स हो गया ना, टोटल 100 ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो वही 5% बाय मास NaCl सोल्यूशन बोला है, मतलब कि भाई जो हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं बोल रही हूँ, सॉल्वेंट तो 95 ग्राम्स है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है उसमें 5 ग्राम सॉल्यूट है, क्लियर है बात, इतनी खत्म, क्लियर है। चलो अच्छा, अगर मैंने बोला है 5% बाय मास NaCl सोल्यूशन, ये तो हो गया। अगर मैं बोल रही हूँ आपसे 18 ग्राम्स बाय मास, सॉरी 18% बाय मास ग्लूकोज सॉल्यूशन, इससे आप क्या समझेंगे, इससे आप क्या समझेंगे, 18% बाय मास ग्लूकोज सोल्यूशन, इससे आप क्या समझेंगे भाई कि 18 ग्राम्स ग्लूकोज एज अ सॉल्यूट is present in 100 grams solution, 100 grams solution, परसेंट मतलब पर 100, ठीक है। अब सिंस हमने ऊपर भी वेट लिया है इन ग्राम्स, नीचे भी वेट लिया है इन ग्राम्स, तो क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट रिलेशनशिप। तो क्या बोलते हैं भाई, वेट बाय वेट रिलेशनशिप, वेट, हाँ क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल 5% of NaCl solution means that this solution contains
5 grams NaCl and 95 grams water. ठीक है, तो ये तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 हो गया, जो कि आया 5%. ठीक है, ये वेट बाय वेट परसेंट या मास परसेंटेज हो गया आपका. क्लियर है? तो ये हमारा वेट बाय वेट परसेंट रिलेशनशिप है. अगला देखेंगे, ये आई होप आपको क्लियर है. अगला है भाई वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. अगला क्या है? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. तो इसमें अब क्या होगा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज. इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख सकते हो आप, बहुत इजी है. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. लेकिन ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये कितने में? 100 ml में भाई. परसेंट है ना, परसेंट मतलब पर 100. लेकिन वेट बाय वेट है तो उस 100 को हम ग्राम्स में ले लेंगे, और अगर वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 ml ले लेंगे. ठीक है, थम्स अप, क्लियर? चलो अब देखो यहाँ पर वेट वॉल्यूम परसेंटेज, इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स present in 100 ml of the solution. Example 5% solution of sodium chloride अगर हम बोल रहे हैं, it means the solution contains 5 grams of NaCl in 100 ml of solution. 5 grams NaCl in 100 ml solution. क्लियर है इतनी चीज? चलिए आगे समझेंगे. ओके, अब आता है नॉर्मल सोल्यूशन. क्या होता है भाई? अब क्या है नॉर्मल सोल्यूशन? तो नॉर्मल सोल्यूशन समझते हैं. A normal solution of a substance is that which contains 1 gram equivalent of it per liter of the solution. मतलब what does a normal solution mean? A normal solution of a substance is that weight which contains 1 gram equivalent of it 1 लीटर सोल्यूशन में. मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. नॉर्मल सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. पर लीटर मतलब 1000 ml, जिसको आप क्या बोल सकते हो? ग्राम इक्विवेलेंट वेट इन वॉल्यूम इन लीटर, या सिंपली वॉल्यूम 1 लीटर. पर लीटर मतलब 1 लीटर. क्लियर है इतना? मतलब ग्राम इक्विवेलेंट वेट को हम कैसे बोल सकते हैं, या नॉर्मेलिटी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन, राइट, या वॉल्यूम इन लीटर्स. एंड आगे ग्राम इक्विवेलेंट, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट, इट इज द वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन द इक्विवेलेंट वेट, राइट. चलो फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कितना है? 63 है. Thus, when 63 grams of oxalic acid would be present in 1 liter of the solution, it would be known as 1 normal. समझ पाए आप? किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट, किसी भी सब्सटेंस का मतलब सॉल्यूट ले रहे हैं ना, तो उसका कुछ इक्विवेलेंट वेट तो होगा. अगर मैं बोल रही हूँ इक्विवेलेंट वेट, आप मुझे बता दो MgCl2 का कितना होता है, तो भाई MgCl2 का इक्विवेलेंट वेट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे इसका मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज 24 प्लस 71 अपॉन मेटल आयन की वैलेंसी, दैट इज 2. तो ये हमें कितना देगा? 5 अपॉन 7 8 9 95/2, दैट इज 2 4 8 एंड 2 4 8 2 7 14 47.5. ठीक है, तो जब इतने ग्राम्स 47.5 ग्राम्स 1 लीटर में प्रेजेंट होंगे ना बेटा, तो उसको हम बोलेंगे 1 नॉर्मल सोल्यूशन. मतलब कहने का क्या मतलब है कि जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस है, अगर वो 1 लीटर वॉल्यूम में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? 1 नॉर्मल. ठीक है, क्या बोलते हैं? 1 नॉर्मल. ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं. अच्छा ठीक है, सिमिलरली अगर 6.3 एंड 3.15 ग्राम्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड वुड बी प्रेजेंट,
तो क्या हो जाएगा 0.1 नॉर्मल। भाई क्यों? क्योंकि 63 ग्राम्स है अगर, तो इसकी नॉर्मेलिटी कितनी है 1 नॉर्मल, और अगर 6.3 ग्राम्स है, ये डिवाइड बाय 10 हुआ है तो ये भी तो डिवाइडेड बाय 10 होगा दोनों साइड, तो ये क्या हो जाएगी 0.1 नॉर्मल। ठीक है, लाइक दैट। ओके, तो दिस इज हाउ वी डिफाइन अ नॉर्मल सॉल्यूशन। समझ आया? क्लियर है? ओके, अच्छा आप मुझे बताएंगे यहां से कि इफ आई वांट टू प्रिपेयर, ओके क्वेश्चन ले लेते हैं, कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंस of, say for example you have to calculate the gram equivalence of Mohr salt, wait not Mohr because फिर नहीं ले पाओगे, calculate the gram equivalence of Na2CO3 required to prepare one normal solution. ठीक है, चलिए ट्राई करें इसे, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ग्राम इक्विवेलेंस हमें निकालना है Na2CO3 को, दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वन नॉर्मल सोल्यूशन। तो हमें पता है कि जब हमें वन नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, नॉर्मेलिटी कितनी है, इक्वल टू 1 नॉर्मल है। जब 1 नॉर्मल सोल्यूशन बनाना है तो कितने ग्राम इक्विवेलेंट लगेंगे इसके, Na2CO3 का तो पहले हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मेलिटी इज number of gram equivalent present per liter of the solution, number of gram equivalents of here Na2CO3 present per liter of the solution, that is 1 liter, present in 1 liter, right? तो number of gram equivalents of Na2CO3 कितने होंगे भाई, ये तो नॉर्मेलिटी होता है, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Na2CO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वन नॉर्मल सॉल्यूशन। हाउ मेनी, Na2CO3 के ग्राम इक्विवेलेंस कैसे निकालेंगे, इसका जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा भाई अपॉन मेटल आयंस जो कि रिप्लेस हो सकते हैं, या फिर वैलेंसी ऑफ द मेटल आयन दैट इज 2, तो m/2 इसका इक्विवेलेंट वेट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो m/2 इसका इक्विवेलेंट वेट निकल कर आ जाएगा, है ना। इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे आगे। आप नॉर्मेलिटी के और फॉर्मेट्स देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। जस्ट अ सेकेंड, अगर आगे फॉर्मेट्स दिए हैं तो वाई एम आई राइटिंग इट, यस इट इज गिवन हियर। ठीक है, तो चलो, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सिंस इट इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म, नॉर्मेलिटी भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो, मैथमेटिकली नॉर्मेलिटी n of a solution may be expressed as given below. Normality is number of gram equivalents of solute. solute में कुछ भी हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, आयन हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, आपका एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सब कुछ। ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, दैट इज 1 लीटर या 2 लीटर, जो भी। अच्छा, इसी को हम क्या बोलेंगे,
इसी को हम फर्दर नॉर्मेलिटी को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट, ये हम न्यूमेरिकल के थ्रू सीखेंगे। आगे देखो वेट ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट, इस तरह से हम ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो ग्राम इक्विवेलेंट्स अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो क्या होगा, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट। और इक्विवेलेंट वेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज मॉलिक्यूलर वेट m कैपिटल M अपॉन द वैलेंसी फैक्टर, है ना, कैपिटल M अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब वो चाहे आपका एलिमेंट हो या आयन हो, सॉल्ट है तो उसमें भी मेटल आयन की वैलेंसी लेते हैं, रेडॉक्स अगर है तो उसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो हमें हमारा वैलेंसी फॉर्मेट में हमें मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज, अगर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स में दिया है तो एज इट इज ले लेंगे, अगर लीटर्स में नहीं है ml में है, इफ इट इज नॉट इन लीटर्स इट इज इन ml, तो ऊपर 1000 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। कन्वर्जन, सिंपल कन्वर्जन चलेंगे, क्योंकि लीटर में अगर नहीं दिया ml में दी होती है तो हम क्या करते हैं, जो भी वॉल्यूम है ml में डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1000 कहाँ चला जाता है, ये 1000 चला जाता है यहाँ पे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। ओके चलो आगे समझते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सोल्यूशन ऑफ नोन नॉर्मेलिटी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द रिलेशन, नॉन नॉर्मेलिटी का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर्स इनटू नॉर्मेलिटी। अच्छा एक सेकेंड, वेट ऑफ द सोल्यूट अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो वेट ऑफ द सोल्यूट ये रहा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, मतलब सिंपली हमने क्या कर दिया, वेट ऑफ द सोल्यूट, ये सारी, ये सिर्फ ये चीज यहां पर रह गई, बाकी सारी चीजें उस तरफ पहुंच गई, मतलब यहां पर है क्या, नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी इनटू ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। एक सेकेंड, ठीक है, तो सिंपली उस फॉर्मूला को और ज्यादा हमने इधर उधर कर दिया है, रीअरेंज कर दिया है, दैट इज इट, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मेलिटी। ओके अब एक इक्वेशन है ये n1v1 इज इक्वल टू n2v2, कभी कभार यूज आ जाता है, तो ध्यान रखेंगे कि एक सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम गिवन है, दूसरे सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी वॉल्यूम गिवन है, तो उनका रिलेशन इस तरह से होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द नॉर्मेलिटी इक्वेशन। द एक्सप्रेशन व्हिच रिलेट्स नॉर्मेलिटीज एंड वॉल्यूम्स ऑफ टू रिएक्टिंग सॉल्यूशंस इन अ टाइट्रेशन इज नॉर्मेलिटी इक्वेशन, और इसे हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, जहां पर n1v1 रिप्रेजेंट नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम ऑफ solution 1 and n2 and v2 represent the normality and volume of second solution, volume of first solution, ठीक है। चलिए इस तरह से है। अच्छा चलो तो ये तो हमारा बेसिक फॉर्मूला वाला क्राइटेरिया हो गया, है ना। अब एक चीज मैं आप थोड़ा सा और रिवाइज करवा देती हूँ, हमने क्या देखा था, मास परसेंटेज, दैट इज वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना, वेट बाय वेट। अगर बोला है कि 10 ग्राम या वेट 10% aqueous solution of NaCl, 10% aqueous solution of NaCl बोला है, तो इसको हम कैसे फर्दर इसको डिकोड कर सकते हैं या और ज्यादा हम इसे एक्सपैंड कैसे कर सकते हैं। 4% aqueous solution of NaCl by mass अगर बोला है, 4% aqueous solution of NaCl by mass, तो इसको हम कैसे डिकोड कर सकते हैं, इट मीन्स वेट 10% लिखा है ना, चलो 10% ले लेंगे, तो इट विल बी 10 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम सोल्यूशन, मतलब सॉल्यूट हमारा कितना हुआ 10 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हुआ 90 ग्राम्स, क्लियर है, ठीक है। इसको देख लो,
अगर आपको बोला है 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 90 ग्राम सोल्यूशन, तो क्या होगा भाई? 10 ग्राम NaCl इन 90 ग्राम सोल्यूशन, तो क्या होगा? तो इट विल बी 10 ग्राम पूरा NaCl है ना अपॉन 90 ग्राम सोल्यूशन का, तो 90 ग्राम इनटू 100, तो ये हमारे पास फिर परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, क्लियर है इतना? डन। और हम इंडिविजुअल आयंस का किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेट वो हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन में सीखा है। तो ये चीजें हैं। बाकी वेट बाय वॉल्यूम हमने देखा, वो वेट बाय वेट रिलेशन देखा और नॉर्मेलिटी। ठीक है, अब कुछ और कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भी बचे हैं, तो ये हम क्या करेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं हम करते हैं सॉल्व कमिंग वीडियोस में। ओके, एक बार हमारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो जाए उसके बाद फिर हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। चलिए ठीक है, तो फिर magnetbrains.com पर आपको ये सारी वीडियोस जो भी आपको देखनी है वो एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज्ड मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आपको चाहे आपकी बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी हो, चाहे आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन करनी हो, जो भी करना है आपको, वो आपको एक ही जगह पर सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, यू जस्ट हैव टू टैप ऑन योर डिजायर्ड कैटेगरी। आपको बोर्ड की प्रिपरेशन करनी है तो यहां से कर सकते हो, नीट जेई की प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली टैप। मान लो कि आपको नीट के वीडियोस देखने हैं तो नीट पर टैप करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगा जिसमें आपके 2024 के लेक्चर्स, लाइक टारगेटिंग 2024 नीट के लेक्चर्स एंड फाउंडेशन कोर्सेज के लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसमें से बायोलॉजी देखना है, फिजिक्स देखना है, केमिस्ट्री देखना है, सिंपली वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी। जस्ट इन केस यू वांट टू वॉच द केमिस्ट्री वीडियोस, वहां पर आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, PDF एंड सोल्यूशन दोनों चीजें, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाएंगी, सीक्वेंशियली अरेंज्ड। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर आपको पूरा का पूरा कंटेंट जो है इट विल बी फ्री, इसका कोई चार्ज नहीं है, पूरा कंटेंट फ्री है। ठीक है, इनफैक्ट जो DPPs हैं, DPP सोल्यूशन वीडियोस हैं, दैट आर आल्सो फ्री। ओके, तो आप इनको जितना भी, मतलब लाइक आपको जो भी वीडियो जिस भी टाइम पर देखना है आप आराम से देख सकते हो। और ऐसा नहीं है एक दो वीडियोस के बाद सब्सक्रिप्शन के लिए बोलेगा या सब्सक्रिप्शन के लिए कोई नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज 100% फ्री कोर्स दैट इज ऑफर्ड ऑन मैग्नेट ब्रेन्स फॉर बोथ योर बोर्ड एग्जाम लेवल प्रिपरेशन या कॉम्पिटिटिव लेवल प्रिपरेशन। ठीक है, तो आप बने रहेंगे हमारे साथ आगे के वीडियोस के लिए एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ तो उनका कमेंट बॉक्स में आंसर बिल्कुल दें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यू डोंट मिस एनी फर्दर अपडेट्स। ठीक है, चलो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच।